बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल ट्रांसमिशन लिए मैं हूँ आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, आज 27 अक्टूबर का दिन है। कश्मीर की तारीख़ का एक ऐसा स्याह दिन है, एक ऐसा तारीख़ बाब है जिसमें यानी कि 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने कश्मीर पर अपनी काबिज़ फ़ौज को उतारा। ना आइन इसकी इजाज़त देता था, ना अखलाकी तौर पर ये किसी भी दायरे कार में आता था, और कब्ज़ा किया गया कश्मीर पर। वो कब्ज़ा आज तक जारी है। अगर हम बात करें कश्मीर के हवाले से, तो 7 दहाइयों से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है नाज़रीन। कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब वहाँ पे लोगों पर जुल्म, ज़्यादती और तशद्दुद का या इस तरह की शिकार ना हो। एक अंदाजे के मुताबिक ये कहा जाता है कि 9 से 10 लाख, लेकिन KMS हमें ये बताती है कि तकरीबन 15 लाख फौजी इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। एक अंदाज़ा जो लगाया गया है, अब तक जितनी भी कुर्बानियां दी जा चुकी हैं या वहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है, छोटा सा अहाता आपके सामने रखती हूँ। 2.5 लाख कश्मीरियों को इस वक्त शहीद किया जा चुका है। 1 लाख से ज़ायद ऐसे बच्चे हैं जो कि यतीम हो चुके हैं। 11,000 ख़वातीन हैं जिनको ज़्यादती का निशाना बनाया जा चुका है। 16 लाख कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 1100 इमलाक ऐसी हैं जिनको नजर आतिश किया जा चुका है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि कश्मीर जैसी जन्नत नज़ीर वादी को अंगार वादी में तब्दील किया जा चुका है, तो ये कुछ गलत ना होगा। फिर जो कुछ 5 अगस्त 2019 को हुआ, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। 370 और 35A को जिस तरह से रिवोक करके कश्मीरियों को अकलियत में बदलने की एक साजिश की गई, घिनौनी मुहिम चलाई गई, वो भी दुनिया के सामने है। फिर हम ये भी देखते हैं कि ये जो सिलसिला है जालिम का मजलूम तक, ये भी बड़ा वाज़े फ़र्क है। एक ऐसा मुल्क जो कि अपनी जमहूरियत सेकुलर होने का दावेदार है, वो जिस तरह से अपना चेहरा दुनिया के सामने रखे हुए है, पूरी दुनिया उसको देख रही है। दूसरी तरफ कश्मीरी वो मजलूम लोग हैं जो ना पहले कभी झुके थे, ना झुके हैं और ना कभी झुकेंगे। हम सलाम पेश करते हैं उन तमाम कश्मीरियों को जो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। हम सलाम पेश करते हैं उन माओं को जिनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अपने जवानों को शहादत के रुतबे पर फायज होने के बाद भी उनकी आंखों में आंसू नहीं आते, बल्कि फख्र से कहती हैं कि अगर इसकी जगह मेरे 7 और बेटे भी होते तो वो भी इस के लिए कुर्बान थे। आज प्रोग्राम में हम डिटेल से इस हवाले से बात करेंगे। कुछ चुपते हुए सवाल आज मेरे जहन में, जो बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान और बहैसियत कश्मीरी, मैं अपने मौजूद मेहमानों के थ्रू उन सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स चैंपियन के सामने रखना चाहूंगी जो समझते हैं कि पूरी दुनिया की ठेकेदारी उन्हीं के पास है, लेकिन जब बात होती है कश्मीरियों की तो न जाने क्यों उनके लब सिले हुए हैं। मेरे पास बहुत ही पर्टिनेंट पैनल मौजूद है, मैं उनकी जानिब चलती हूँ, फिर बातचीत का आगाज हम शुरू करते हैं। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं डॉक्टर गुल आयशा भट्टी साहिबा। आप IR एक्सपर्ट हैं, बैनुल अक़वामी मामलात को बखूबी समझती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने मुझे ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ फरमा है शेख अब्दुल मतीन साहब, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी हैं। आपसे बेहतर वहाँ के हालात कौन जानता होगा, वो हमें बेहतर तौर पे नक्शा बता सकेंगे कि इस वक्त कश्मीरी वहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है, भारत की मनसूबाबंदी क्या है और कश्मीर अब आगे किस तरह के लाहेमल को लेकर चलेंगे। इनसे इस हवाले से बात होगी। और उनके साथ तशरीफ फरमा है मंसूर अब्दुल बारी साहब, आप तजियाकार हैं, सारे मामलात पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर अब्दुल बारी साहब, सर आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले मैं आपसे प्रोग्राम का अगर आगाज़ करूँ, 7 दहाइयों से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। जो कुछ कश्मीर में हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अफसोस यही है कि देख रही है, कुछ हो नहीं रहा। कब तक कश्मीरी अपना खून बहाते रहेंगे? थैंक यू वेरी मच। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर हमें ये देखने को मिलता है कि कश्मीर का ये जो एट्रॉसिटी है, कश्मीर पे जो लोग सफ़र कर रहे हैं, इससे दुनिया जो है उसको उसके ऊपर सिर्फ वर्बली क्रिटिसाइज तो कर रही है, लेकिन किसी किस्म की ऐसा स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो रही है। उसमें आप देखें कि 18 रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस में पास हो चुकी हैं। हमारे पास आप देखें कि UNHCR है या हमारे पास एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इनकी बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं जिन रिपोर्ट्स में वो बता रहे हैं कि किस किस्म के ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहाँ पर हो रही हैं। और इसके साथ ही आप देखें कि पाकिस्तान भी फर्दन जो है इसको कहीं ना कहीं मेंशन ज़रूर करता है इंटरनेशनल फोरम पे। अभी 2 दिन पहले हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं UN में मुनीर अकरम जो है, उन्होंने इसका रेफरेंस दिया है, इसको गज़ा के कॉन्फ्लिक्ट पे वो बात की जा रही थी, तो उसमें उन्होंने रेफरेंस कश्मीर का दिया, जिसकी वही एट्रॉसिटीज़ जो इजराइल जिस किस्म के टारगेट किलिंग वहाँ पे कर रहा है, उसमें पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है कश्मीर। तो अब उसमें भी हमने देखा है कि उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव इंडियन है उन्होंने कहा है कि नहीं, ये तो हमारा इंटीग्रल पार्ट है और हम तो इसको नहीं छोड़ेंगे। यानी अभी 2 दिन पुरानी खबर है, तो यानी इतना ज़्यादा हरदर्मी देखने को मिल रही है। और उसमें एक और अफसोसनाक बात यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो हमें कोई ओपनली कोई ऐसा स्टांस लेती हुई नज़र नहीं आ रही। जैसे टोनी ब्लिंकन जो है, उन्होंने एंटी ब्लिंकन का जो भी उसके बाद
بعد انہوں نے ایک بیان دیا اسی سیکورٹی کونسل کی سیٹنگ میں، جس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم کسی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن، چاہے وہ انہوں نے کچھ ایسے بھی نام لیے جس میں وہ ہماری جو ہے کشمیر کے اندر they were active in their for their freedom. اس کا مطلب ہے کہ جو کشمیر پہ انڈیا کا نیریٹو اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے، جس کو ہم نے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے فارن پالیسی میں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک کنسسٹنٹ فارن پالیسیز پہ بنانی ہے کہ ہم نے وہ کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ اسٹرانگ ہو، اور کاؤنٹر نیریٹو اسٹرانگ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک اسٹرانگ انالیسز اس کے اوپر آئے، پھر ہمارے پاس اس کے اوپر ایک اسٹرانگ ہم ایک اسٹیپ لیں، اس کو ہم دنیا کے سامنے کس طرح سے پریزنٹ کریں، یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک. اچھا شیخ صاحب، اگر میں تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں 27 اکتوبر 1947 کو اختصار کے ساتھ اگر میں آپ سے چاہوں کہ آپ تھوڑا بتائیے ہمارے نوجوانوں کو، جن کو بتانا بہت ضروری ہے کہ اصل میں کشمیری اسٹرگل ہے کیا، ہوا کیا تھا اس وقت، اور اب تک جو کشمیری اپنی جانیں دے رہے ہیں، یہ دنیا کو کیا پیغام جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں جی، آج کا یہ جو دن ہے 27 اکتوبر، یہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے. اس لیے امپورٹنٹ دن ہے کیونکہ جب ہم 1947 کی طرف دیکھتے ہیں تو بارک نے جو قابض فوج وہاں پہ بھیجی ہے، جو آج تک بھی اسی طرح قابض ہے، اور جس میں اضافہ ہوا ہے، یعنی ہزاروں کی تعداد کی جو تھی، ابھی تو لاکھوں کی تعداد میں، جو آپ نے ابھی بھی فگرز بتائے، 10 لاکھ سے بھی زیادہ فوج وہاں پہ موجود ہے. اصل میں اس وقت بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک فراڈولنٹ کے تحت وہ فوج کو داخل کیا گیا ہے، اور جو ہندوستان نے یہ دعویٰ کیا ہے اس وقت کہ ہم نے مہاراجہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا. ایلسٹر لیم کی کتاب بھی ہمارے سامنے، فروزن ٹربولنس، جس میں اس نے واضح کیا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا، فوج پہلے داخل ہوئی تھی. تو وہ جو فوج ہے، اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں 2023 تو اس میں اضافہ ہوا ہے، اور جہاں پہ بھی کشمیری ہیں، چاہے آزاد کشمیر میں ہے، مقبوضہ میں ہے، پاکستان میں یا دنیا کے کونے میں ہے، وہ اس کو یوم سیاح کے طور پہ مناتے ہیں. اس لیے کیونکہ یہ جو فوجی ہے یہ ہماری زمین پہ قابض ہے. ایک تو اس کا یہ بات ضروری ہے. پھر ہمیں دیکھنا ہے یہ جو فوجی ہے ان کے پیچھے کیا ہے، ان کے پیچھے بلیک لاز ہے، اس لیے ان کو امپیونٹی ہے. دے آر ناٹ آنسریبل ٹو اینی کورٹ. بلکہ اگینی جو ہے اور جو ستم ظریفی ہے یہ ہے، جو یہ گناہوں جرائم میں یہ جو فوجی ملوث ہوتے ہیں ان کو کیا دیا جاتا ہے؟ کو سزا نہیں دی جاتی، ان کو میڈلز اور پرائز دیے جاتے ہیں. یعنی میجر گوگائی کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو اس لیے یہ ہے کشمیریوں کے یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس دن کو یوم سیاہ کے طور پہ بنائے، اور بھارت کے جتنے بھی دن ہیں، چاہے یوم جمہوریہ ہے، چاہے یوم آزادی ہے، ہم کیوں یہ یوم سیاہ بناتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اقوام متحدہ میں یہ کیس لے کے کون گیا تھا؟ یہ خود بھارت گیا تھا. پھر یہ وعدے کس نے کیے تھے؟ یہ بھارت نے ادھر بھی وعدے کیے، اقوام متحدہ میں دہلی میں بھی کیے، اور کشمیر کے لال چوک میں بھی انہوں نے یہ وعدے دہرائے. کشمیری سمپل کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں امپلیمنٹیشن آف UN ریزولوشنز. لیکن ہم سمجھتے ہیں اس کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس مسئلے کو نہ حل ہونے تک آج تک، اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ بھارت کا جو اسٹب بورن سٹینڈ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں ہماری جو جدوجہد ہے وہ حق پہ مبنی ہے، اور وہ دن دور نہیں انشاءاللہ جب ہم بھارت سے آزادی حاصل کر کے انشاءاللہ. بالکل دوست. منصور صاحب، اقوام متحدہ کی ٹیبل پہ پڑا ہوا سب سے پرانا یہ مسئلہ ہے جو کہ اقوام متحدہ کی جب وہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے تو یہ اس کا منہ چڑھا رہا ہے. اقوام متحدہ نے ان 7 دہائیوں میں جو کردار ادا کیا ہے اس کو اگر آپ انالائز کریں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے اقوام متحدہ کے حوالے سے بات کی تو تھوڑا سا ہم ہسٹری کو ریکال کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں جب آپ دیکھیں کہ 27 اکتوبر 1947 کو یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ بھارتی فوجیں جو ہیں ایک دم سے مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوتی ہیں، اور پھر وہ علاقے جو پارٹیشن کے حوالے سے ایک بات طے ہو چکی تھی، جو مسلم اکثریت علاقے تھے وہ انڈیا کے ساتھ تھے، اور جو اقلیت والے تھے وہ پاکستان کے ساتھ. اب ان میں آپ دیکھیں کہ جوناگڑھ تھا اور حیدرآباد تھا، یہ اکثریتی علاقے تھے، اور ان میں جو ڈومینیٹ کر رہے تھے وہ مسلم رولر تھے. اور جو مقبوضہ کشمیر میں تھے ان میں زیادہ تعداد جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی، لیکن ڈومینیٹ جو کر رہا تھا وہ راجہ ہری سنگھ تھا. اب یہاں پر ایسا عجیب کانفلکٹ پیدا کیا گیا، اور پھر وہ ریڈ کلف کا جو کمیشن اس نے جو ڈیوائیڈ کیا وہ بھی بالکل غلط تقسیم ہوئی، اور یہ جو غلطیاں در غلطیاں ہوئیں. اور پھر جنوری 1948 میں جب انڈیا گیا کہ بھائی
जंग तो उसने शुरू की, लोगों को मारा उसने, और फिर उसने जाके कहा जंग बंदी भी करें, और फिर कहा कि जंग बंदी के साथ हद बंदी भी करें, जंग बंदी के साथ हद बंदी। और ये दो जो रेजोल्यूशन थी ये यूनाइटेड नेशन में गई, सिक्योरिटी काउंसिल में, और एक जो रेजोल्यूशन थी वो 5 अगस्त 1948 को जो है मंजूर हुई, और इसी तरह दूसरी जनवरी 1949 को। और ये दो रेजोल्यूशन क्या थी, एक तो ये थी कि जंग बंदी और हद बंदी की जाए, और दूसरी ये थी कि यूनाइटेड नेशन जो है अपनी सरबराही में जो कश्मीर के लोग हैं उनकी जो हक खुद इरादियत है उसके लिए जो रेफरेंडम है वो आज़ादाना तौर पर करे। Exactly. अब ये तमाम बातें तयशुदा थी और ये हर चीज़ जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्तान की तारीख़ी हैसियत, सकाफ़ती विरसा और सियासी जो यहाँ आपने हमेशा पाकिस्तान की कोई जमात, कोई हुकूमत और पाकिस्तान की सोशो कल्चरल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल वैल्यूज़ में मुल्तान हमेशा जो है उसने एक किले का किरदार अदा किया है और एक ऐसे मोर्चे का रूप धारा हमेशा कि जहाँ पे खड़े जो सिपाही हैं वो जिस भी आपके सकाफ़ती विरसे का हिस्सा हों, सियासी असासे का उनका रोल हो, हर मोर्चे पे आप देखेंगे तो आपके मुल्तान वालों का, जनूबी पंजाब वालों का, सराइकी बेल्ट का पाकिस्तान के साथ एक लाजवाल रिश्ता, एक लाजवाल तल्लुक़ और एक नस्ल दर नस्ल हुब्बुल वतनी के साथ जुड़ा वो जज्बा जो काबिल तहसीन है, उसकी मिसाल पाकिस्तान के किसी और ख़ित्ते, किसी और इलाके में वो नज़ीर हमें नहीं मिलती। इसी आपकी कंटिन्यूटी में जहाँ आपने यहाँ इस ज़रहेज़ सरज़मीन से वज़ीर आज़म, वज़राए आला, गवर्नर्स, मुख्तलिफ़ वफाकी वज़रा, ब्यूरोक्रेट्स, अफ़वाज पाकिस्तान के सीनियर जर्नल्स, ऑफिसर्स, गर्ज के इंटेलेक्चुअल, शोरा, अदीब, कोई ऐसा शोबा नहीं कि जहाँ से इस ज़रहेज़ ज़मीन ने वो बीज बो के उन्हें तनावर दरख्त और मीठा फल देने के लिए ना चुना हूँ। मैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफार्म से सबसे पहले आज इस जनूबी पंजाब के अज़ीम ख़ित्ते में बैठ के 27 अक्टूबर के जो हिंदुस्तान के गासबाना कब्ज़े, जाहरियत, नहत्ते कश्मीरियों पे होने वाले जुल्म सितम और बैनुल-अक़वामी सतह पे जिस तरह उनकी आवाज़ को दबाने के लिए एक मुसल्लह दहशतगर्द का रूप धार के हिंदुस्तानी फ़ौज ने कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में बदल दिया। आज आपके अहले इल्म के इस खित्ते से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में और अलीम ख़ान साहब की सदारत में यह अहद करती है कि कश्मीरियों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी, जुल्म, जबर, तशद्दुद और उनके बुनियादी हकूक़ का जिस तरह से इस्तेसाल हो रहा है, इंशाअल्लाह हम कश्मीरियों की आवाज़ बन के ना सिर्फ उनकी तर्जमानी करेंगे बल्कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का जो नारा है उसकी अमली ताबीर देंगे। दूसरी चीज़ जो आपके इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज भी फ़लस्तीन के अंदर हमारे नहत्ते बहन भाई और बच्चे जो हैं वो इसराइली और सहूनी ताकतों के यरगमाल बने हुए हैं। जिस वहशियाना बमबारी से
उनकी जान व माल को तहस नहस किया जा रहा है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफार्म से उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। पूरी दुनिया की ह्यूमन राइट्स की चैम्पियन ऑर्गेनाइजेशंस को इस तरफ मतवज्जो करते हैं कि जानवर को ज़ख्म आए और पूरी दुनिया की मुहज़्ज़ब मुआशरे के अंदर वो तड़प नज़र आ जाती है, आप पे लर्ज़ा तारी हो जाता है, तो ये फूल और कलियाँ जो फ़लस्तीन में इसराइल के हाथों मसली जा रही हैं, रूंधी जा रही हैं, आपको उनकी आव बका और चीखों की आवाज़ क्यों सुनाई नहीं दे रही? क्यों दुनिया ने मुजरमाना खामोशी इख्तियार की है? और आज इस प्लेटफार्म से भरपूर हम उस पर एहतजाज करते हैं और अपनी हुकूमत वक्त और ज़िम्मेदारान से ये मुतालबा करते हैं कि हमने रिलीफ़ का साजो सामान तो वहाँ भेजा, उनके खाने पीने की अशिया फ़लस्तीन में भेजी, लेकिन मुस्लिम उम्मा को यकजा करके एक मुश्तरका बयान, एक मुश्तरका लाएअमल और एक मुश्तरका हिकमत अमली का फिल फौर ऐलान किया जाए, जिसके तहत पूरी मुस्लिम उम्मा में वाहिद हम एक न्यूक्लियर स्टेट है। और पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्ट्रेंथ जो है वो पाकिस्तान की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों के लिए सिर्फ नहीं है। हम ये समझते हैं कि हमारा जो पाकिस्तान का रिश्ता है उन फ़लस्तीनियों के साथ, उन तमाम मुसलमानों के साथ जो जहाँ जहाँ इस वक्त जुल्म का शिकार हैं, हमें भरपूर तरीके से उनके आंसू पहुँचने के लिए ऑल आउट जाना चाहिए। मुल्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनका कहना था कि IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कश्मीरियों की आवाज़ है, कश्मीरियों के साथ खड़ी है। हमेशा हमारी कोशिश रही है कि अपने कश्मीरी भाइयों की आवाज़ में आवाज़ मिलाई जाए। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। और प्रिंसिपल्स के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आपने यही दोहरा मयार रखा है तो फिर आप ये जहन में रख लीजिए, जो कि मसले कश्मीर है ना, ये फ्लैश पॉइंट है। कश्मीर का मसला कोई आम मसला नहीं है। दो न्यूक्लियर पावर्स है, हिंदुस्तान भी और पाकिस्तान भी, और ये बोन ऑफ कंटेंशन है। और हम समझते हैं कि मसले कश्मीर का जो हल होना है ये आलम के अमन की ज़मानत है। अभी हम इस तरफ गौर नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह हालात बनाए जा रहे हैं और जिस तरह हालात आगे बढ़ रहे हैं, तो न सिर्फ जो मसले कश्मीर है, इसके जनूबी एशिया का अमन जो है तबाह हो सकता है, बल्कि पूरे आलम का तबाह हो जाएगा। और कश्मीर के मसले को हमें ये भी देखना है, ये कोई भारत और कश्मीर का मसला नहीं है। ये जो भारत इसको लफ्ज़ यही कहेंगे, बकवास जो करता है, ये बेहुदे बातें जो करता है या गैर इखलाकी चीज़ें जो ये बताता है कि ये इंटीग्रल पार्ट है। भाई इंटीग्रल पार्ट आपका किधर से है? अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 18 करारदादें इस हवाले से पास हुई है। ह्यूमन राइट्स कमीशन की 2 मुफस्सल रिपोर्ट्स आई है, 2018 में आई है, 2019 में आए हैं, जिसमें कहा है कि हाईएस्ट लेवल पे इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो रही है। यूनाइटेड नेशन का जो है ऑफिस है इंडिया पाकिस्तान का, जो मौजूद है श्रीनगर में भी है और आज़ाद कश्मीर। ये क्यों है? इसका मतलब है कश्मीर का जो मसला है ये कोई दो तरफा मसला नहीं है, या ये कोई ये मसला नहीं है जो कश्मीरी और इंडिया के साथ है, बल्कि ये एक बैनुल अक़वामी मसला है। एक चीज़ हमने देखी है कि एक्सेलरेट हुआ, ये जाहिर सी बात है, मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो सब दुनिया के सामने, लेकिन जो कुछ 5 अगस्त 2019 को हुआ उसने तो सबको हिला के रख दिया कि ये किस तरह से एक मुल्क जो खुद को सेक्युलर कहता है और वो समझता है कि जमहूरियत का दावेदार है, वो इस तरह के इकदाम कैसे कर सकता है। मैं चाहूँगी ज़रा जो उसके अज़ाइम है पसे पर्दा, उस पर भी ज़रा आप रोशनी डालिए कि चाहता क्या था और अब तक क्या तब्दीली आई है ये 5 अगस्त के बाद से। इसमें आप कश्मीरियों का मौक़िफ़ है ना, यानी जो वो भारत के मुतालिक राय रखता है जी, वो ये है, इसके 2 चेहरे हैं। वो ये है ये बेस बदलता रहता है, वो ये है ये पंतीरे बदलने में देर नहीं लगाता, वो ये है कि ये टाइम डिले करता, वो ये है ये सबसे अमन का दुश्मन है। ये कश्मीरी रहते थे। अब कुछ लोग जो हमारे थे जो कश्मीरी हैं, जिनको हम कठपुतली कहते हैं, उसमें अगर हम वज़रा आला की बात करेंगे, चाहे फ़ारूक अब्दुल्ला है, चाहे उनका बेटा उमर अब्दुल्ला है, चाहे महबूबा मुफ्ती है,
یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمارے لیے سیکولر بھارت، ڈیموکریٹک بھارت، پیسفل بھارت جو کہ سو کالڈ ہے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور یہ ساتھ دیتے تھے ہندوستان کا. لیکن جو بھارت نے یہ 5 اگست کا اقدام کیا ہے 2019 میں کیا، نہ اس نے اخلاقیات کو دیکھا، نہ اس نے اپنے آئین کو دیکھا، نہ اس نے یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کو دیکھا، نہ اس نے ان بیچاروں کو، ہم بیچارے اس لیے لفظ کہتے ہیں جو ان کے اپنے تھے، نہ ان کو انہوں نے دیکھا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو ایبروگیٹ کیا. اسی لیے جو محبوبہ مفتی ہیں یا جو باقی وزراء رہے وہ یہ کہتے اور برملا کہتے ہیں، بیان ہمارے سامنے، وہ کہتے ہیں قائد اعظم کا جو نظریہ تھا وہ صحیح ثابت ہوا، اور یہ وقت نے ثابت کر دیا. جو ہمارے ویژنری لیڈر تھے قائد اعظم محمد علی جناح، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا کرے، انہوں نے جو 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا غلط نہیں کیا ہے، کیونکہ نہ صرف کشمیر کے حوالے سے. اب آپ دیکھ لیں بھارت کی اقلیتیں جو ہے وہاں پہ، ان کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ کیا کیا، دلتوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، سکھوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، عیسائیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. منی پور کا واقعہ ہمارے ابھی سامنے ہے، وہاں کیا کیا گیا ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بھارت کے جو عزائم ہے، یہ اب میں آپ کو بتاؤں گا، یہ بھی ہمیں ایک اچھی بات ہے. دیکھو جو اصل چہرہ ہے نا وہ بی جے پی کے روپ میں سامنے آیا ہے، ورنہ جو کانگریس نے وہ چھپایا ہوا تھا، یعنی وہ لبادہ ہوا تھا. اب دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ بھارت کا اب دنیا پہ آپ دیکھیں بھارت جو دہشت گردی کرتے ہیں وہ صرف کشمیر میں نہیں گئے، ہم کشمیری کہتے ہیں، بھارت جو ہے وہ عالمی دہشت گرد ہے. اب آپ کہیں گے کس طرح ہے؟ ابھی جو قطر میں ابھی آپ اعلان ہوا ہے کہ وہاں پہ 8 نیوی بندوں کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جاسوسی کر رہے تھے. ابھی آپ دیکھ لیجئے جو ابھی واقعہ ہوا ہے کینیڈا میں، جو سکھ کو قتل کیا گیا، اس میں کون ملوث ہے؟ ابھی جو ہمارے یہاں پہ کلبھوشن ہیں، جو کوئی وہ یہاں پہ کوئی سیر سپاٹے کے لیے تو نہیں آیا تھا، وہ یہاں پہ کاروایا کرنے کے لیے رہا. جس طرح سے افغانستان کی سرزمین استعمال جس طرح افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی، تو اس لیے جو یہ بھارت کا اصل چہرہ ہے وہ مودی نے سامنے کیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہندوتوانہ سوچ، وہ ہے یہی ہے توسیع پسندانہ سوچ. اور جو یہ 5 اگست کا اقدام ہے، یہاں پہ یہ بات میں ضروری کروں، کشمیریوں نے اس لیے اس کی مضامت کی، ہماری آزاد اصل میں ہے آواز آزادی کی. یہ آرٹیکل سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن جو اب یہ ڈیموگرافک چینج کر رہے ہیں، یعنی جو یہ بہت میجارٹی مسلمانوں کی ہے اور اس کو مائنارٹی میں چینج کر رہے ہیں. جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے، انہوں نے کہا کہ جو جینوسائیڈ کرنے کے لیے 8 چیزیں ہوتی ہیں وہ آلریڈی مقبوضہ کشمیر میں عمل پیرا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھارت ہے اب یہ دنیا میں آہستہ آہستہ یعنی ایکسپوز ہونا شروع ہو گیا، اور لوگ اب سمجھتے ہیں کہ نہیں، بھارت جو ہے یہ جو اس نے ایک چہرہ رکھا تھا دنیا میں، ایک چہرہ رکھ رہا اندرون ریاستوں میں اور کشمیر میں، وہ اب چہرہ جو ہے آہستہ آہستہ بالکل ٹھیک انفولڈ ہو رہا ہے اس کا اصلیت. منصور صاحب، یہ جتنی بھی سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں، ہم اگر کشمیریوں کی بات کریں، وہ تو ایک مظلوم قوم ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے. جس طرح سے برسر پیکار ہے وہ بھی جو ہے وہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، کس طرح بہادری سے وہ لڑ رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں. لیکن سر سب سے الارمنگ بات یہ ہے کہ بھارت کے تو اپنے اندر آگ لگی ہوئی ہے. سکھوں کی پوری دنیا میں جتنی سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ بھارت میں ہے. جو کچھ ان میں ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں تو الگ ریاست چاہیے. بھارت جو ہے وہ صرف ہندوتوا پالیسی پر عمل پیرا ہے، ہندوتوا کو یہاں پر بسانا چاہتا ہے، ہندوؤں کو. ہمارے تو یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر آپ دلتوں کا معاملہ دیکھ لیں، پھر آپ جتنے بھی جو نچلی ذات کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا سلوک روا دیکھ لیں. بعض اوقات ایسی رپورٹس بھی سامنے آتی ہیں جو سمجھ نہیں آتی کہ وہ آن ایئر کس طرح کی جا سکتی ہیں. اتنے شرم انگیز ان کی اقدامات ہوتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ. تو سر یہ تو بھارت کے اپنے اندر آگ لگی ہوئی ہے، اور پھر جو اس کا چہرہ دنیا کے سامنے ہے، آپ کو لگتا ہے کہ دنیا آپ کوئی ایکشن کی طرف آئے گی؟ کم سے کم وہ اس کو یہ کہے گی کہ یہ تم ان معاملات سے باز رہو، یا اس طرح کی معاملات نہیں ہونے چاہیے؟ کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ شتر بے محاق کی طرح چلتا ہی جائے گا؟ دیکھیں یہاں پر 2 اہم باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ انڈیا کا موجودہ جو تقریباً اب مودی رجیم کو 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، تو جیسا کہ شیخ متین صاحب نے فرمایا کہ یہ ہندتوا کا جو پیٹرن وہ نافذ کر رہے ہیں. اچھا، ہندتوا کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کا ایک ہی پوائنٹ ہے کہ بھارت کے اندر وہی رہ سکتا ہے جو ہندو ہے. اب جب آپ اس پوائنٹ پر رولنگ کریں گے، اس پوائنٹ پر پالیسیز بنائیں گے، کشمیر کا کیا قضیہ ہے؟ اس وقت موجودہ 10 سال سے ایک لیفٹیننٹ گورنر کے ذریعے تقریباً 1 کروڑ 30 لاکھ کی عوام ہے مقبوضہ کشمیر کی،
اس کو ہانکا جا رہا ہے. وہاں کوئی پولیٹیکل سٹرکچر نہیں ہے, وہاں کسی قسم کی کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے. اور تمام تر جو گائیڈ لائنز ہیں وہ دلی سے ڈائریکٹ لیفٹیننٹ گورنر کو آتی ہیں اور وہ پھر لیفٹیننٹ گورنر وہاں پر امپلیمنٹ کرتا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ جتنا بھی ظلم و جبر ہو رہا ہے, لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہیں, وہ لوگ جو 600 سال 300 سال سے جن کی 10 نسلیں وہاں آباد ہیں, ان کو ایک غداری کا لیبل لگا کر کمشنر کی طرف سے ایک نوٹس جاری کیا جاتا ہے اور ان کو ان کی کروڑوں روپے کی جو پراپرٹی ہے اس سے محروم کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جتنی بھی کاروائیاں ہیں مودی رجیم کی, وہ انسانیت کے خلاف بھی ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف بھی ہیں. اور جیسا آپ نے کہا کہ بھارت کے اندر آگ لگی ہوئی, اس میں آپ کی بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ 2 درجن سے زیادہ جو ہے علیحدگی پسند تحریکیں ہیں وہ وہاں پر کام کر رہی ہیں اور ان کے اپنے ملیٹنٹ ونگز ہیں, اور وہ جو انڈین آرمی ہے اس کو بڑا ٹف ٹائم دے رہی ہیں. اور پھر آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جو منی پور میں یہ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ڈسپلیس ہوئے, اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ زیادہ اکثریت کرسچنوں کی ہے, اور ان کرسچنوں کے ساتھ کیا کیا گیا, ان کے تقریباً درجن بھر سے زائد گرجے جلا دیے گئے. اس کے ساتھ پھر انہوں نے ایک اور ستم کیا گیا کہ جیسے آپ نے کہا کہ بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ 2 خواتین کی جو برہنہ پریڈ کی گئی, اس سے بڑا ظلم کیا ہے. اور اب میرا خیال ہے اقوام عالم کی آنکھیں کھل جانی چاہیے, جیسا خالصہ کے وہ جو لیڈر ہے کینیڈا میں جس کو قتل کیا گیا, اب دنیا کو سمجھ جانا چاہیے کہ انڈیا جو ہے صرف جنوبی ایشیا کے لیے خطرہ نہیں ہے, وہ یورپ اور امریکہ کے لیے بھی خطرہ ہے, اور وہ پوری دنیا کے لیے اس وقت خطرے کا ایک سمبل بن چکا ہے, جس کو اگر روکا نہ گیا تو یہ آگ بھڑکے گی اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر یہ ہر چیز کو اور اس کے امن کو جو ہے بھسم کر دے گی. اور دنیا کا یہ جو خیال ہے, یہ جو اتنا بڑا اکانومک ہب ہے, یہ پھر دھرے کا دھرا رہ جائے گا. بالکل ٹھیک. ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھارت کی کارروائیاں وہاں پر جاری ہیں, 15 لاکھ کے قریب کی ہمیں بتاتا ہے کہ وہاں پر افواج وہاں پر موجود ہے, اور جس طرح سے ظلم و بربریت وہاں پر ہو رہی ہے. لیکن ہمیں ایک طرف بھارت کی بڑی ناکامی بھی نظر آتی ہے, کیونکہ 5 اگست 2019 کو جو واقعات ہوئے, جس طرح سے خصوصی حیثیت مقبوضہ کشمیر کی تبدیل کی گئی, اس کے بعد انہوں نے 45 لاکھ کے قریب کہا جاتا ہے ڈومیسائل جو ہے وہ غیر کشمیریوں کو دیے. لیکن امپلیمنٹیشن کی جہاں تک بات آتی ہے تو صرف 1 لاکھ لوگ ہیں جن کو وہ عملی طور پر ان کو وہاں بسا سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پیس کے ساتھ, جس منصوبہ بندی کے ساتھ بھارت اس پر عمل کرنا چاہ رہا تھا, اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا. اس کا بھی کریڈٹ جو ہے وہ کشمیریوں کو جاتا ہے کہ ان کا عزم اور ان کا حوصلہ جو ہے وہ اس گھناؤنے منصوبے کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہو رہا ہے. بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ابھی جو ریسنٹ الیکشن ہوا لداخ میں, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اتنی ساری وہاں پہ ان کی الیکشن کیمپین چلانے کے باوجود اور ہر طرح سے ان کو سپریس کرنے کے باوجود, دے ٹرائیڈ کہ ہر کوئی آئے اور ووٹ کرے. اس کے باوجود جو ناکامی بی جے پی کو فیس کرنی پڑی ہے, وہ خود ظاہر کر رہی ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ چاہے کسی بھی مین سے, چاہے وہ اس طرح سے گورنمنٹ لیول پہ یا آپ کے کسی بھی طرح سے پولیٹیکل لیول پہ آ کے آپ کو کس طرح نگیٹ کریں آپ کی پریزنس کو, تو لوگوں میں یہ نظر آتا ہے. بلکہ ابھی جو یوتھ سامنے آ رہی ہے وہ بہت ایکٹیو ہے اس رول کے لیے. میں کشمیری یوتھ کو دیکھتی ہوں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا جو حق خود ارادیت کیا ہے, اور وہ ہمارا جو سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ جو ہے, جو ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی بھی دے رہی ہے, ہمیں جو ہے ایک انٹرنیشنل لا بھی ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے, اور وہ ہمیں اس سے محروم کیا جا رہا ہے. اور جو ڈائسپورا کشمیر جو باقی ابراڈ میں بیٹھے, میں ان کو بھی دیکھتی ہوں کہ وہ بہت ایکٹیو ہیں, وہ اس ساری چیز کو لے کر کہ وہ اس کو اپنے جو کاز ہے اس کو بہت زیادہ اچھا پروموٹ کریں. ینگسٹرز بہت کام کریں کشمیری اس کے اوپر. اچھا, ساتھ یہ بھی ہے کہ جو انڈیا جو بھی کچھ کر رہا ہے وہ بہرحال انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو قرارداد ہے جو یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کی, اس کو اتنا سیریس نگیٹ کر رہی ہے کہ اس پہ کوسچن مارک یونائٹڈ نیشنز کے اوپر بھی اٹھتا ہے کہ اس کی جو پہلی 3 قراردادیں جو بہت فیمس ہیں, جس میں ایک 47 ہے آرٹیکل, پھر دین 80 ہے, پھر 98 ہے. اب یہ وہ ریزولوشن ہے جو کہ پلیبیسائٹ کی بات کرتی ہیں, اور وہ پلیبیسائٹ وہ نہیں ہونے دے رہے بیکاز وہ ڈیموگرافک چینج کرنا چاہ رہے ہیں آرٹیکل 370 اور 35A کو لے کے. اس کے ساتھ وہ سسٹمیٹکلی چل
रहे हैं. इट्स बहुत सिस्टमेटिकली एक लॉन्ग वे प्रोसेस इंडिया लेके चल रहा है कि आफ्टर फ्यू ईयर्स जब वहाँ पे हम लोगों को जो नॉन कश्मीर वहाँ पे आके रहेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, बिजनेसेस करेंगे, तो वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज आएगा, हम वहाँ लेके आएंगे. अब देखिए आप इंटरनेशनल कम्युनिटी की जहाँ जहाँ उनको, जैसे आप सूडान में देख लें या आप क्रीमिया में देख लें या आप देखें इराक में देखें, जहाँ जहाँ रेफरेंडम करवाए जा रहे हैं वो बड़े सक्सेसफुल रेफरेंडम होते हैं, लेकिन यहाँ पे रेफरेंडम नहीं करवाया जा रहा है, यहाँ डिले किया जा रहा है. और डिले में इंडिया के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी इसकी मुजरिम है. वो देख रहे हैं रेफरेंडम सक्सेसफुल करवाए जा सकते हैं लेकिन वो नहीं करवाए जा रहे. और फिर उसके बाद आप देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी ने खुद हालांकि इसको एडमिट भी किया, उनकी अपनी रेजोल्यूशन है 51 जिसमें वो ये कहते हैं कि आपको बैठ के निगोशिएट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्लिंटन कहते हैं कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, 3 न्यूक्लियर पावर्स यहाँ पे बैठी हुई हैं और वो कभी भी कुछ हो जाएगा, बिकॉज तीनों स्टेक होल्डर वहाँ पे हैं और उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है. फिर आपके पास जो 1172 आर्टिकल है, रेजोल्यूशन है सिक्योरिटी काउंसिल की, वो कहते हैं कि यहाँ पे इस रीजन में जिस किस्म की भी अट्रॉसिटी फ्यूचर में भी अगर होगी तो उसका इफेक्ट जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी को पड़ेगा. एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है. और जिस तरह अभी शेख साहब भी कह रहे थे कि बेसिकली जो इंडिया है उसकी पॉलिसीज वो सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती चली जा रही है. अभी उसका रिसेंट आप ये देखें कि इंडिया जो है वो अब ये कह रहा है कि हम कनाडा को FATF में वैसे ही घसीटेंगे जैसे पाकिस्तान को इन्होंने किया. पाकिस्तान को उन्होंने समहाउ टेररिज्म का एक नैरेटिव यूज किया, एक अनजस्ट मकासद है जो नजर आ रहे हैं और वो बोल भी रहा है कि वो आगे ये प्लान कर रहा है. तो दुनिया की समझ के लिए बिल्कुल ऐसा ही. शेख साहब, जो डेमोग्राफिक चेंजेस ला रहे हैं, जिस मंसूबे पर अमल पैरा है, क्या इसको हम ये समझें कि ये वो जो इसराइली तर्ज का मंसूबा है जो भी हम फलस्तीन में सूरत हाल देख रहे हैं, ये वही एक मंसूबा है जो यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करने की काविशें की जा रही हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि भारत और इसराइल का एक गठजोड़ है. यानी 90s में भी ये कहने में आया था कि कुछ इसराइली जो फौजी है वो मकबूजा कश्मीर में है, लेकिन आज 2023 है तो बाद में तो पता चला कि क्या क्या जो एनेक्सेशन इनके आपस में है. तो ये बिल्कुल इनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बहुत दफ़ा उन्होंने दौरे किए इसराइल को, और इसराइल के वो भारत आए हैं और ये आपस में इस हवाले से कन्वर्सेट भी करते हैं और आपस में एक दूसरे से राय भी लेते हैं. जिस अंदाज में उन्होंने गाजा की जो वहाँ पर पामालियाँ हो रही हैं इंसानी हकूक़ की, जिस अंदाज में उन्होंने इसराइल को सपोर्ट किया है भारत ने, वो भी नजर आ रहा है. लेकिन अभी तो जैसे ही उन्होंने किया तो फौरन भारत ने कहा कि हम इसके साथ हैं. यानी अब आप देख लेना, सितम ज़रीफ़ी आप देख ले, फ़लस्तीन की भी आप देख रहे लोग, फ़लस्तीनी जो हैं उनकी अपनी ज़मीन है, लेकिन अब वो कहाँ दरबदर हो रहे हैं और आहिस्ता 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 इसराइल वहाँ पे जमा हुए हैं और उन्होंने और लोगों को लाया. और ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो है मकबूजा कश्मीर में यही हो रहा है और एक जामिया पॉलिसी के तहत वो आगे बढ़ रहे हैं. यानी जो अभी भी बात हुई है गैर रियासती बाशिंदों की, जो आपने भी बताया 40 लाख से ज़्यादा हुए हैं, तो उनको तो उन्होंने कम से कम तो पहले तो शहरियत तो उन्होंने दी ना पेपर्स में कि आप हैं. अब उसमें यह है कल अक़वाम मुत्तहिदा कहे चले जी इस्तिस्वा राय किया जाएगा, तो वोट किन को डालना है? जिनका मसला है वो कश्मीरी है, लेकिन ऑलरेडी किन को उन्होंने की शनाख्त दी है? गैर रियासती बाशिंदों को. इसलिए जो है ये जो इस वक्त वहाँ पे भी ये सेटलर्स कॉलोनी को आबाद किया जा रहा है मकबूजा कश्मीर में, और ये जो गैर रियासती बाशिंदों को आबाद किया जा रहा है, ये जो एक्सपोजी लोग हैं उनको आबाद किया जा रहा है, ये बिल्कुल वही एक यानी ये तसलसल है जो वहाँ पे हुआ है, अब वो मकबूजा कश्मीर में भी इसी तरह कर रहे हैं. तो यानी उनको पता है कि यहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है, इसको माइनॉरिटी पे चेंज किस तरह किया जाएगा. 88 से जो आपने भी बताया 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरी हमारे शहीद हुए हैं, और ये जो 2.5 लाख आपने बताया है ये तो मोहतात अंदाजे में बताते. टेलीग्राफ उस वक्त जब 6 नवंबर में ना ये जो मैसेकर हुआ है जम्मू का, उसमें उन्होंने कहा कि 2.5 लाख लोगों को यानी शहीद किया गया, कत्ल किया गया, लेकिन जो बाकी ज़राए वो कह रहे 5 लाख लोग कम से कम उस वक्त हुए हैं. यानी आप देख रहे यही 27 अक्टूबर के हवाले से जो हम बात करेंगे, 24 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक जो है ना 2.5 लाख कश्मीरियों को शहीद किया गया, पूरी प्लानिंग के साथ किया गया. और मैसेकर, सिस्टमैटिक मैसेकर जिसको कहा गया ना, उस तरह किया जाएगा. लोगों को कहा जाएगा गया है चले जी हम आपको पाकिस्तान ले आएंगे, तो और ट्रकों में भर भर के फिर दरमियान में उनको कत्ल किया गया है. तो ये बहुत बड़ा एक अलग वाक़या है. मंसूर साहब, पाकिस्तान तक जो किरदार अदा किया है, उस किरदार को अगर मैं आपसे कहूं कि आप उसको एनालिसिस करें तो आप उसको कैसे देखते हैं? दूसरा मेरा सवाल आपसे ये भी है कि यकीनी तौर पे पाकिस्तान कश्मीरियों के वकील की हैसियत से दुनिया के हर फोरम पे जहां भी मौका मिलता है वो बात करता है. अभी हमारे वज़ीर आज़म जहां भी गए हैं उन्होंने सबसे पहले कश्मीर पे बात की, बल्कि उन्होंने ये कहा कि अगर यूनाइटेड नेशन में सिर्फ कश्मीर के लिए मुझे बुलाया जाता तब भी हमें आना चाहिए था,
اور میں آتا، تو یہ اس سے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا پتہ چلتا ہے. لیکن سر سوال یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اگر جو باقی اسلامی ممالک ہیں وہ بھی جڑ جاتے ہیں تو پاکستان کا ہاتھ مضبوط ہوتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں پاکستان کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم ہے کشمیریوں کی جو حق خود ارادیت کی جدوجہد ہے، اور جیسا کہ قائد اعظم علیہ رحمہ کا فرمان بھی ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شاہ رگ ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ نیچرل ہیں. کشمیر پاکستان کے بغیر نہیں رہ سکتا اور پاکستان کشمیر کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ ایک قدرتی جو ہے جوڑ ہے. اچھا، اس میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو سیاسی یا سفارتی یا اخلاقی جو بھی امداد ہے یا جو بھی ایک سٹانس ہے وہ کیا ہے، تو اس کو اگر ہم دیکھیں ان 76 سالوں میں تو ہر دفعہ یونائٹڈ نیشن کا جب بھی اجلاس ہوتا ہے تو جو کور ایجنڈا ہوتا ہے اس میں لازمی جو ہے کشمیر کا، اور ہمارے جو بھی پرائم منسٹر ہوتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں ایڈریس کرنے جاتے ہیں تو وہ اس کانفلکٹ پر لازمی بات کرتے ہیں، اور بات بھی بالکل کھلی اور دو ٹوک کرتے ہیں، جس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو وہاں پر انڈیا کے جو مظالم ہیں، اور دوسرا مظلوم کشمیریوں کے ساتھ جو ان کی یکجہتی ہوتی ہے. کیونکہ جب بھی آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر ریولوشنز آتے ہیں، دنیا کسی ملک کے حوالے سے کوئی لابنگ کرتی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی اقوام متحدہ کے اندر لابنگ ہو، سیکورٹی کونسل کے اندر ہو، یا دنیا کے کسی فورم پر بھی ہو، پاکستان اس مسئلے کو لے کر پیش ہوتا ہے. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ کامیابی اور ناکامی، تو وہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلم ممالک کا باقی کانفلکٹس میں، خصوصاً جو اب برننگ ہے فلسطین، اس میں کیا کردار ہے. اس وقت بھی پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ فلسطین کے حوالے سے بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ ہم اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں. وہ سب ایک ہی سٹانس ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اسی طریقے سے کشمیر پر بھی پاکستان کا ایک واضح سٹینڈ ہے، اس میں بھی کوئی ابہام نہیں. اب جو مسلم ممالک ہیں ان کے جو پاکستان کے ساتھ کشمیر کے کانفلکٹ پر لابنگ ہے، وہ بھی میرا خیال میں بہت ناظرین، اہم ترین خبر آپ سے شیئر کریں. بھارتی فوج نے ظفروال سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی ہے. پاکستانی فوج نے بروقت کارروائی کی ہے اور جواب دیا ہے. پاکستانی فورسز نے ڈرون جو ان کی طرف سے مارا گیا تھا، اس کو اڑایا گیا تھا، اس کو مار بھگایا ہے. شہری آبادی بھی شدید متاثر ہوئی. ہمارے نمائندے عمران منصب خان نے اس وقت ہمیں جوائن کیا، ان سے مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں. عمران منصب، ذرا شیئر کیجئے گا، ظفروال سیکٹر میں جو بلا اشتعال فائرنگ کی ہے، دندان شکن جواب دیا گیا ہے پاکستانی فوج کی طرف سے. جی بالکل رضوان، یہ بھارتی فوج نے جمعرات کی شب ظفروال سیکٹر میں پہلے کوڈ کوپٹر ڈرون کی مدد سے تیراندازی کی کوشش کی تھی. اس کے بعد پاکستانی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے جو جواب دیا ہے اور ڈرون کو مار بھگایا ہے، وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. اس کے بعد بھارتی بارڈر فورس نے ظفروال سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا، جس سے وہاں پر موجود جو شہری آبادی تھی اس کو کافی نقصان پہنچا. پاک فوج نے اس بلا اشتعال فائرنگ کا بھی دندان شکن جواب دیا ہے. اس جو جوابی فائرنگ سے بھارتی بارڈر فورس کو نقصان بھی اٹھانا پڑا. بھارت کی جانب سے بلا جواز سیز فائر کی خلاف ورزی کے پیچھے پہلا تو ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ قطر کی حکومت کی جانب سے گزشتہ روز ہم نے بتایا تھا کہ 8 بھارتی جاسوسوں کو سزائے موت ہوئی ہے، جس کی کہ وہاں پہ ان کی بھارتی خاتہ ہے اس کو بھی تصدیق کی ہے، اور اس کو بھارت کو بین الاقوامی سطح پر جو ہے اس کی وجہ سے بڑی حکمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ اس کے علاوہ سیکورٹی مائرنگ بھی اس حوالے سے جو ہے بات چیت کر رہے ہیں. قطر میں جو بھارتی جاسوسوں کی سزائے موت سے قبل بھی کینیڈا کی جانب سے جو سکھوں کے ایک رہنما کا قتل تھا، ہردیپ سنگھ کا
जो हुकाम है उनको इंतहाई हजीमत का सामना करना जी, पड़ रहा है। इमरान मनसब हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे इमरान मनसब हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जफरवाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है भारतीय फौज की जानिब से, जिससे शहरी आबादी को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तानी फौज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए ड्रोन मार भगाया है। जी नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। उसमें मेरे ख्याल कोई डेस्क वगैरह भी अब बनाने की तजवीज़ है कि ऐसे डेस्क मुख्तलिफ एम्बेसीज़ में बनाए जाएं जिसमें मसला कश्मीर के हवाले से जो है तो हुकूमती सतह पर ये चीज़ें हो भी रही हैं और कुछ चीज़ें पाइपलाइन में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया। शेख साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, और मंसूर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। बात यह है कि जो दिन हम मनाते हैं इसकी 3 जो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं जिनको हाईलाइट करने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं, जिसको हम यौम स्याह कहते हैं। एक तो यकीनी तौर पे कश्मीरियों के साथ दिल से यकजहती का इजहार करने के लिए, दूसरी बात भारत की हरकत को शदीद उसकी मजम्मत करने के लिए कि जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत उसने वहाँ रवा रखी हुई है, फिर अपनी आने वाली नस्लों को आगाह करने के लिए कि कश्मीरी ये जो जंग लड़ रहे हैं इसकी वजह क्या है, और इस ये सारी जो जंग शुरू हुई है उनकी इसके साथ इसकी वजूहात क्या थी और अब वो आगे किस तरह से इसको लेकर चलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है बैनुल-अक़वामी बिरादरी को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना, जो कि शायद या तो कहीं सो गई है या अपने मफादात के नीचे बहुत ही ज़्यादा दब चुकी है। इसी हवाले से एक रिपोर्ट भी है हमारे पास, वो भी शेयर करेंगे। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन, आज यौम सियाह के मौका पर मुज़फ़्फ़राबाद ठोठा के माजरीन कैंप से मैं मौजूद हूँ और आज हम माजरीन जम्मू कश्मीर से बातचीत भी करेंगे कि यौम सियाह पे इनके क्या जज्बात हैं। 27 अक्टूबर 1947 वो बदकिस्मत दिन था जब मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान ने फ़ौजें उतार कर अमलन ठोठा मुज़फ़्फ़राबाद में और माजरीन का ये मॉडल विलेज है। इनके जज्बात जानते हैं। आप का क्या नाम है सर? मेरा नाम राज आरफ है और मैं मकबूजा कश्मीर से 90 में हमने हिजरत की है। वहाँ से कश्मीर के कौन से इलाके? डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से हमारा ताल्लुक है और डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से हमने यहाँ पर हिजरत की है। मुझे ठीक है। अच्छा, आज यौम सियाह मनाया जा रहा है कश्मीर के उस पार भी और इस पार भी, पूरी दुनिया में जहाँ भी कश्मीरी आबाद हैं यौम सियाह भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। क्या जज्बात हैं आपके? कैसे आप इस जुल्म और बर्बरियत जहाँ हिंदुस्तान की है मकबूजा कश्मीर में इसको एक्सप्लेन करेंगे? देखें जी, अगर आपका अपना घर है और आपकी अपनी ज़मीन है और आपकी अपनी जायदाद है और उसमें से बाहर से कोई आके आपको अपने घर से निकाल दे और आपकी जायदाद पे कब्ज़ा करे तो आपके क्या जज्बात होंगे? हमारे भी वही जज्बात हैं जो जिनके ऊपर हिंदुस्तान ने आज ही के दिन 6 बटालियन ने मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर एयरपोर्ट पे लैंड करके मकबूजा कश्मीर पे उन्होंने कब्ज़ा किया उन्होंने, और ये गैर कानूनी और नाजायज़ कब्ज़ा था। हालांकि इसके ये जो मसला कश्मीर है इसके हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर करारदादें मौजूद हैं और दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया, खुद इंडिया ने एक्सेप्ट किया है। खुद इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू, उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया से वादा किया कि मसला जो कश्मीर है ये एक मुतनाज़ इलाका है, इसका फैसला होना भी बाकी है। अभी फैसला इनका होना बाकी है तो ऊपर से आपने ला के मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान की फ़ौज उतार दी और फिर उस फ़ौज ने मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा है और जिस तरह आज तक 5 लाख से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, खुसूसन जो मकबूजा कश्मीर वादी के अंदर जो सिचुएशंस है, आपने देखा है कि दुनिया की कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को इजाज़त नहीं है कि वो वहाँ पे जाके हालात का मायना करें या उसको आप जहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह आप जहाँ आज़ाद कश्मीर है, जहाँ घूमना चाहते हैं जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वहाँ मकबूजा कश्मीर के अंदर देखें उन्होंने ख़वातीन की असमत दरी को एज ए बतौर टूल ऑफ वार इस्तेमाल किया हुआ है, जहाँ पर नौजवानों को शहीद किया गया हो, जहाँ पर उनकी बहनाई को ख़त्म किया गया हो, जहाँ पर लोगों को मजबूर कर, आज ये देखें जिसके में आप खड़े हैं
ये कैंप उन भारत की जुल्म और जबर की वजह से यहाँ पर हिजरत करने पर मजबूर है, वरना अपने घर को कोई नहीं छोड़ सकता। 27 अक्टूबर के हवाले से बात हो रही है कि आज कश्मीरी पूरी दुनिया में यौम सियाह मना रहे हैं। एक और भाई मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है भाई? जी मोहम्मद इकबाल नाम है मेरा और मकबूजा डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से मेरा ताल्लुक है, तो अभी हम इस जगह पर रिहाइश पजीर हैं। अच्छा, जब आपने हिजरत की क्या वो हालात थे, वो हालात हमें बताइएगा। 47 से ये तहरीक आज़ादी कश्मीर किसी न किसी सूरत में लोगों ने इंडियन एग्रेशन का मुकाबला किया, उसको मतलब कम बैट किया, उसके खिलाफ लोगों ने मतलब लड़े अपने मतलब वो जिसके पास जो मतलब इस्तात थी उसके मुताबिक उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो जिसके नतीजे में ये माइग्रेशन होती रही। और लास्ट माइग्रेशन जो हमारी जनरेशन है ये 1990 में ये माइग्रेशन शुरू हुई और लास्ट दिहाई के तकरीबन अभी हमारे यहाँ 43,000 लोग आज़ाद कश्मीर में आबाद हैं। ठीक है। अच्छा, जो आज यौम सियाह हम मना रहे हैं, पूरी कश्मीरी कौम मना रही है, क्या मैसेज देंगे दुनिया को कि हर साल तो ये दिन हम मनाते हैं, एहतजाज करते हैं, रैलियां निकालते हैं, लेकिन दुनिया उस तरीके से नोटिस नहीं लेती? खासकर हम कश्मीर की बात करेंगे चूंकि हम उस साइड से आए हैं, तो हमने ये देखा है कि इस 76 सालों में लोग मतलब अपनी एडवोकेसी के ज़रिए, सोशल मोबिलाइजेशन के ज़रिए, अपनी सियासी तौर पे या अस्करी तौर पे लोगों ने अपनी अपनी जदोजहद जारी रखी। तो इसमें सिवाय पाकिस्तान के किसी और इस्लामी मुल्क या किसी और कम्यूनिटी ने इस तहरीक का या इन लोगों का या इन मजालम का और इन लोटे पुटे लोगों का साथ नहीं दिया। तो हम समझते हैं कि ये वाई ओनली पाकिस्तान it can be contributed by the all Islamic world, especially the champions of the human rights. They should contribute towards this human issue of Kashmir. जी नाज़रीन, मेरे साथ कुछ नौजवान भी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि यौम सियाह पे दुनिया को ये मैसेज क्या देंगे और दुनिया से इनकी अपील क्या होगी और ये कैसे अपने रिश्तेदारों के लिए तड़पते हुए नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, आप किस इलाके से, मकबूजा कश्मीर से? मैं ज़िला कुपवाड़ा तहसील हंदवाड़ा मावर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद साहब वहाँ से हिजरत करके यहाँ पर आए। ठीक है। तो आप के जो वहाँ रिश्तेदार हैं, कभी बातचीत हुई है वहाँ? अब तो नहीं होती, अब तो इंटरनेट सहूलियात जो हैं वो मुअत्तल कर दी गई हैं। पहले होती थी राब्ते, तो बहुत जुल्म बर्बरियत मचाई हुई थी। हर दिन वहाँ छापे होते थे, कभी लड़कियों की इज़्ज़त को लूटा जाता था, कभी मर्दों को नुकसान पहुँचाया जाता था, कभी घरों को नुकसान पहुँचाया जाता था, कभी कौन सा नुकसान दिया जाता था कि आप लोग दहशतगर्द हो, आपके रिश्तेदार दहशतगर्द हैं, वो पार हैं, वो यहाँ से तबाही मचा कर भागे हुए हैं, आप लोगों ने हमारा नुकसान किया, बहुत जुल्म किया हमारे रिश्तेदारों पर और आज भी हो रहा है। वो घरों से बाहर नहीं निकल सकते, उनको हर तरह की सहूलियात से पाबंदी लग गई है, उनके लिए जुल्म बर्बरीत मचा दिया हिंदुस्तान ने। आप क्या कहेंगे दुनिया से? बस हम यही कहेंगे कि जो हमारे मकबूजा कश्मीर में हमारे जो फैमिलीज रहती हैं उन पर जुल्म न किया जाए। ये वो बच्चे हैं जो सवालिया नज़रों से दुनिया को देख रहे हैं और दुनिया से अपील करते हैं कि खुदारा कुछ ऐसा बंदोबस्त करें कि ये जो वहाँ बर्बरियत है, जुल्म है, वो रुक सके और हम अपने घरों में वापस जा सकें। आप कब और किन हालात में वहाँ से हिजरत करके आए? मैं सर यहाँ बॉर्डर पर ड्यूटी था, बोर बोलते हैं उसे, चौकी अफसर था मैं। ठीक है। 25 साल मेरी सर्विस थी। वो दिन को मुझे 50 दफ़ा पिकटों पर बुला लेते थे कि ये लोग भागते हैं, क्यों भागते हैं पार? मैंने बोला जुल्म से भागते हैं। पीछे से इतला पहुंचती थी कश्मीर से कि आर्मी आ रही है, वो जिंदू को खाते हैं। बस लोग बच्चे शच्चे सब भागने लगे। दहशत इतनी थी कि हम सोच नहीं सकते। फिर मैं उनको रोक रहा था बॉर्डर पर, लोगों को वो रुक नहीं सकते थे। वो मैंने बोला आप इनको गोलियां मारेंगे, जाने दो, क्या करेंगे? तो बर्बरियत है यहाँ से जम्मू से लेकर जनाब अली या गरेज तक, गरेज से लेकर करना तक, जनाब केरन करना, ये इतना तशद्दुद था कि मैं रात को सोने के लिए जंगल में जाता था, मुझ पर भी छापे लगते थे। तो इतनी बर्बरीत है कि मेरे सामने औरतों को बेतसतरी और बालों से पकड़ कर खींचते थे। कुपवाड़ा में मेरी पुलिस लाइन में ड्यूटी थी, कई दफ़ा मुझ पर भी हमला किया। मेरा एक सांडू था, मंगता लोन उसका नाम था, उसको जनाब अली ज़ख्मी किया और एक लड़का और था हेड कांस्टेबल, उसको ब्रेस्ट मारा हंदवाड़ा थाने में, ब्रेस्ट मार के गुलाम रसूल उसका नाम था, वो उसको शहीद कर दिया। ये जो जुल्म की दास्तान है पिछले 70-75 सालों से तो जारी है, इस जुल्म का अंजाम आप क्या देख रहे हैं कि इसका नतीजा फिर क्या निकलेगा? अल्लाह पाक इनको गर्क करेगा और क्या। जो फ़लस्तीन में हुआ ना,
जिस तरह गर्क अल्लाह ने इसराइल को किया इसी तरह इनको भी गर्क करेगा। कोई ऐसा वक्त आएगा, बदल जाते हैं जब माली चमन रहते नहीं खाली बहारें फिर भी आएगी, फिर भी आते, कभी हमारा वक्त भी आएगा, हमारे बच्चों का। आपको अपने रिश्तेदार तो वहाँ याद आते होंगे? क्यों नहीं आएंगे जनाब, मैं तो ये हूँ, रेस्ट हाउस के सामने मेरे मकान 3 थे पार्ली साइड, ये जो कैरन का रेस्ट हाउस है, तो क्यों नहीं रिश्तेदार वो मिलते मत हैं। मीडिया ने फ़ोन बंद है, जिसके फ़ोन पर कोई कॉल करते हैं उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। तो शद्दत देते हैं कि सलू में रखें लोग, इर्गमाल किए, क्या करेंगे वो लोग। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपना आंखों देखा हाल बताया है। 80 साल ये अपनी उम्र बता रहे हैं, और जो जुल्म और बर्बरियत हिंदुस्तान की फ़ौज वहाँ करती आ रही है, उस जुल्म की दास्तान ये बयान कर रहे थे। आंखों में आंसू की बरसात लिए ये दुनिया से सवाली हैं। करियो मंजल जिगरा जाए चमनो माए माशानी भूलाऊं कैसे माना मेरे महानों में मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शहान से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। करियो मंजल जिगरा चाहे चमनो माए माशानी